सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बोर्ड एग्ज़ाम की वो सबसे अच्छी और सुपर चल रही होगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो भी सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 2022 100% गारंटी है ये सब प्रश्न फंसेंगे। गाइज़, आप हमारी बातों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हम देखिए एक चैप्टर से दो चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं हम आप सभी के लिए करवा रहे हैं, जो कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और अब आप बोले कि प्लीज़ एसएसटी के लिए वीडियो बनाइए, प्लीज़ सर प्लीज़, तो मैं अब एसएसटी के लिए भी वीडियो बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक के साथ लाया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू डियर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, आज ज़रूर देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, कभी मत देखिएगा, क्योंकि आपको खुद बिलीफ हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ये 1 2 3 क्वेश्चन ही मत देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन से आपके हम 20 नंबर पक्का करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। कैसे बनेगा क्वेश्चन, किस प्रकार से बनेगा, मैं आपको खुद बताऊंगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा कि ये 3 प्रश्न हैं, छोड़िए, वीडियो मत छोड़िए। मैं आपको बता दूं कि 20 नंबर, कितना, 20 नंबर मैं आपको इसी में पक्का करवाऊंगा और दिखाऊंगा यार, प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। मृदाओं यानी मिट्टी, जो हमारे भारत में हमारे 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो उसमें से 3 प्रकार की मिट्टी का वर्णन कीजिए। अब वर्णन करना है तो सामाजिक विज्ञान में आप जानते हो कि वर्णन करने के लिए बोल रहा है, तो हमें थोड़ा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, और मैं इतना अच्छे से लिखा हूँ कि आप खुद जान जाओगे। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिखे होंगे तो हमारे भी नोट्स को मिलाइएगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आप क्या लिखेंगे। क्वेश्चन ये है ना, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। किन्हीं 3 प्रकार की मृदाओं का वर्णन करना है। ठीक, तो देखिए भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को सामान्यतः 6 वर्गों में रखा गया है, जो निम्न है। अब ये मैं जो 6 लिखा हूँ, ये किस लिए लिखा हूँ, आप कहोगे कि आप यहाँ पे क्यों 6 लिख दिए हैं। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि सामान्यतः जो सामान्य मिट्टी है वो 6 प्रकार की होती हैं, 6 वर्गों में इनको रखा गया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। और मैं लिखा भी हूँ, मैं बता दूँ कि लिखा हूँ, बट मैं जो लिखा हूँ अभी और आगे वीडियो बनाऊँगा तो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे आपको ये सब क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा आज का वीडियो। तो आप लिखेंगे कि पहला, भारत, आप 6 मत लिख दीजिएगा। जैसे आपसे पूछे कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टी का वर्णन कीजिए, तो आप लिखिएगा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को, नहीं सॉरी, भारत में पाई जाने वाली 3 प्रकार की मृदा निम्न है। पहला क्या लिखेंगे, पर्वतीय मिट्टी। अब देखिए पर्वतों के नीचे से ऊपर जाने पर कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। नीचे के ढाल पर भूरी मिट्टी, इसके ऊपर हल्की भूरी मिट्टी और पर्वतीय भाग पर भूरे रंग की मिली जुली मिट्टी मिलती है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ना? कहोगे कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझो, देखिए आप गाइड भी उठा लीजिएगा, कुछ भी उठा लीजिए, हमसे सरल डिफिनीसन यदि आपको मिल जाए तो फिर हमें कमेंट करके आप बताना। ठीक, क्योंकि हम इतना सरल तोड़ कर लाते हैं कि जिससे आपको रटना ना पड़े, और एसएसटी को प्लीज़ मत रटिएगा। ठीक, पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वत जो होता है, पर्वतीय
आपको समझ में आ रहा है पर्वत, यानी पर्वतों के नीचे ये आपके जो पर्वत होते हैं, मैं आपको रफ डायग्राम में दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका पर्वत है, ठीक है। कह रहा है कि पर्वतों के नीचे से ऊपर, नीचे से, ये नीचे है, नीचे से थोड़ा ऊपर जाने पर कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, यानी बहुत सी प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। बट नीचे की ढाल पर भूरी मिट्टी, उसके नीचे की ढाल पर भूरी मिट्टी, इसके ऊपर हल्की भूरी, यानी जो भूरी मिट्टी है इसके ऊपर थोड़ा हल्की भूरी मिट्टी, और पर्वतीय भाग पर, यानी आप पर्वत क्षेत्र जो है पर्वतीय भाग पर भूरे रंग की मिली जुली मिट्टी मिलती है, ठीक है। और इसके बाद मैं ये लाया हूँ, क्यों, ये भी लिख देंगे तो आपको और अधिक नंबर मिलेगा। इसमें मैं लिखा हूँ कि देखिए, भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है, यानी भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टी है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लिख कर लाए हैं। तो प्लीज़ आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में आपका फुल नोट्स काम नहीं करेगा, रियल में बता दे रहा हूँ। अब आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत, यही देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन नहीं है, जैसे 3 प्रकार का पूछा था तो 3 में दूसरा वाला क्या लिखेंगे, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी है क्या। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई, किसके द्वारा, नदियों द्वारा भूमि के संचय से बनी है। यह और उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ है और यह भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। समझिए, आपसे इसी में एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हम उस टाइप के भी क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को मत स्किप करिएगा, पूरा देखिएगा। तो जलोढ़ मृदा क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी होती है, जो नदियाँ, जब नदियाँ बहती हैं ना तो किनारे किनारे मिट्टी आ जाती है। जब किनारे किनारे मिट्टी आ जाती है तो वही मिट्टी जो बनती है, और वो मिट्टी जो होती है ना बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ का मतलब समझते हो, यानी उसमें गेहूँ धान चना कुछ भी बोएंगे बहुत अच्छी फसल उससे उत्पन्न होगी, ठीक। इसलिए ये जो मिट्टी है ना इसका महत्व बहुत है क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ है, आपको मैं पहले बता दिए। और ये मिट्टी जो है ना 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्टली मैं उस प्रकार से क्वेश्चन को बता रहा हूँ और आंसर को भी बता रहा हूँ, जिससे आपको रटना ना पड़े। आइए हम देखते हैं, 3 प्रकार का पूछा था तो दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा है अपना, दूसरा कह रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी। दूसरा तो कर लीजिए, तीसरा मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थल, आप कहोगे मरुस्थल क्या है, मरुस्थल के बारे में आपको 8वीं 9वीं में पता चल गया होगा। आइए पढ़ते हैं, हम इसमें पता चल जाएगा। मरुस्थलीय थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कल्ला, ऊसर, थूर और रौकड़ आदि नामों से जाना जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, क्या करूं? समझो, मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है जानते हो? ये मरुस्थल यानी जहाँ पे शुष्क प्रदेश है, ठीक। और वहाँ पे जो मरुस्थल मिट्टी होती है ना, उनके जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में, यानी अलग अलग स्थानों पर, स्थानीय भाषा का मतलब अलग अलग स्थानों पर मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? कहीं कहीं कहते हैं कल्ला, कहीं ऊसर, थूर और रौकड़ आदि नामों से जाना जाता है, ठीक। तो ये इसमें से आपका कितना क्वेश्चन बना पता है? अब तो खुद जान गए होगे यार, अब क्लास 10 में पहुंच गए हो, मैं आपको क्या बताऊं। ये समझ लीजिए कि आपको मैं इतना अच्छे से बताया हूँ कि आपको चाहे जहाँ से ये प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में पूछेगा तो आप लिख लेंगे, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम।
तो हाँ डियर, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ, इस एक क्वेश्चन से आपका कितना नंबर पक्का हुआ? 15 से 20 नंबर आपका मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। मैं ये अभी भारत एक संघीय देश कैसे है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, मैं इन 2 प्रश्नों को भी बता रहा हूँ। बट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आने वाली हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। आइए हम देखते हैं, अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत एक संघीय देश कैसे है, यानी भारत एक संघीय देश कैसे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपके गांव देश से भी रिलेटेड है, आपको ये तो जानना ही चाहिए। आइए देखते हैं, भारत एक संघीय देश कैसे है, 2020 में भी पूछा गया है। तो यार आप जानते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा रहे हैं। देखिए, भारत एक संघीय देश कैसे है, आप टॉपिक बाय टॉपिक को लिखिएगा। कैसे लिखेंगे आप? टॉपिक बाय टॉपिक लिखिए। क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों को संघ घोषित किया है, इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। समझे कुछ? कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों को संघ घोषित किया है। संघ तो घोषित कर दिया है, बट इसमें संघ शब्द नहीं आया है। जो हमारा भारतीय संविधान है, ये भारत के राज्यों को संघ घोषित कर दिया है, बट इसमें संघ शब्द नहीं आया है, नहीं आया है। पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। कहने का मतलब ये है, लेकिन जो हमारा भारतीय संघ है ना, इसका जो गठन हुआ है ये संघीय शासन व्यवस्था पर ही हुआ है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तर की सरकारें थी, संघ या केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए, और राज्य सरकार जो राज्य के लिए हैं। बाद में पंचायतों, और आगे आपको दिखा रहे हैं, पहले इतना समझ लीजिए। कहने का मतलब ये क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तर, यानी 2 स्तर की सरकारें थी, ठीक है। कौन कौन सी? एक संघ या केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए, और राज्य सरकार जो राज्य के लिए। राज्य सरकार राज्य के लिए होती हैं, ठीक। राज्य सरकार राज्य के लिए होती हैं, और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती हैं, पूरे देश के लिए होती हैं, ठीक है। बाद में पंचायतों, आगे देखिए हम बाद में पंचायतों और क्या, बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, और उन्हें शक्तियां दी गईं, और उनका अलग अधिकार क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है, जो आपका भारतीय संघ व्यवस्था है ना, इसमें पहले संघ या केंद्र सरकार और राज्य सरकार थी, लेकिन अब हमारे भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार भी आई है, जो क्या है? नगर पालिका। आप भी जानते हो कि नगर पालिका की अब सरकारें हमारे भारत में आ गई हैं, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि भारत में कौन सी तीसरे स्तर की सरकार है, तो आप क्या लिखोगे? नगर पालिका, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बोले होंगे कि ये सर आप क्या लिख लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपका एक प्रॉपर नोट्स बना दिया हूं, बट मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाया, मैं लेसन बाय लेसन आपको नहीं पढ़ा पाया। सो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, और मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूं कि अब मैं सोच रहा हूं कि कम से कम आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा दूं। तो इसके लिए आप मत टेंशन करिए, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो पूरे यूट्यूब पर आपको इससे सरल भाषा में मिल जाए तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। तो आपका तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि विकास मापने का यूएनडीपी, क्या, ये बात ध्यान रखना, बस आपको याद हो जाएगा। यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? ये पहलुओं के विश्व में, ये सब छोड़ दो, ठीक। आपको याद क्या रखना है मैं बता रहा हूँ। कहीं भी आपको यूएनडीपी
ऐसे लिखा मिल जाए तो आप उसमें आंसर क्या लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम इम्प्रूव रहेगा यार, एकदम आप एसएसटी में आप इम्प्रूव हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक। और मैं तो अब गारंटी ले ही लिया हूँ। आप सभी को मैं बता दूँ कि यदि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो। तो आइए हम देखते हैं। आपका नोट्स तो अब बना ही दिया हूँ, बट मेहनत तो किया हूँ, बट आप यदि इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करेंगे ना तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड, यूएनडीपी का मापदंड क्या है। आप पहले लिखेंगे कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। कौन कौन से निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। चलिए हम कॉपी को उस तरफ। पहला है हमारा लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य। दूसरा है शैक्षिक स्तर, दूसरा कौन सा है शैक्षिक स्तर। तीसरा कौन सा है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक। प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए अब तो क्वेश्चन बैंक भी आप लोग ले लिए होंगे, तो आप देख सकते हो ना, अपने क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए कि ये रियल बताया जा रहा है क्वेश्चन या रॉन्ग, ठीक। आपको खुद ही उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि मैं जिस तरह से लिखा हूँ, आपके यदि क्वेश्चन बैंक या बुक में मिल जाए तो फिर यार कमेंट करके बताना ना मुझे। और हाँ, एक बार ज़रूर कमेंट करना कि हम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, आपको समझने में आ रहा है कि नहीं, ठीक। जिससे हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट को और किस भाषा में हम दें कि उनको और अच्छे से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो लोगों का स्वास्थ्य, पहला है लोगों का स्वास्थ्य। मानव जीवन का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों का जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, लोगों का स्वास्थ्य से ये मतलब है कि मानव जीवन का प्रमुख मापदंड है। लोगों का स्वास्थ्य जो है ना, वो मानव जीवन का प्रमुख मापदंड है। कौन सा है आपका जो लोगों का स्वास्थ्य है। जाहिर सी बात है यार, आपकी जब स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी तो आप पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो मानव जीवन का ये प्रमुख मापदंड है। क्या है ये प्रमुख मापदंड है। स्वास्थ्य या दीर्घायु, स्वास्थ्य को हम दीर्घायु कहते हैं, दीर्घायु भी कहते हैं। स्वास्थ्य या दीर्घायु विभिन्न देशों के लोगों का जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस देश में जितनी अच्छी मानव की स्वास्थ्य होगी वह देश, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित अच्छा देश माना जाएगा। आप उस देश में जैसे 50 या 50,000 लोग हो तो 20 या 30,000 लोग उसमें अच्छे स्वास्थ्य के हैं, और दूसरे देश में 50,000 में से 10,000 लोग जो व्यक्ति हैं आपके वो स्वास्थ्य हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, आपका अच्छा माना जाएगा देश, ठीक। तो अब शैक्षिक स्तर पर यूएनडीपी यही कहते हैं कि शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा के आधार पर बताइए। तो मानव स्तर का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यूएनडीपी का दूसरा मापदंड क्या है, तो आप बताएंगे कि शैक्षिक स्तर यूएनडीपी का दूसरा मापदंड है। तो मानव स्तर का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा। ये साक्षरता का मतलब आपको नहीं समझ में आया ना, मैं बता रहा हूँ यार, क्यों हूँ मैं आपके लिए तो आया हूँ मैं। मानव स्तर का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता, यानी साक्षरता का मतलब ये होता है कि शिक्षा, जिस भी देश में जितनी अधिक शिक्षा होगी, जितनी अधिक वकील या डॉक्टर मास्टर जितने भी अच्छे ये पढ़ने से ही तो होते हैं। जब आप पढ़े होगे तभी तो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम तभी तो आप बनोगे, है ना। तो वही कह रहा है कि जो साक्षरता है ना जितनी अधिक होगी, जिस देश में साक्षरता की दर जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा। साक्षरता का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, यानी आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए, ठीक। शैक्षिक स्तर है तो साक्षरता है इसमें,
ठीक, तो अब आइए हम देखते हैं अपना वो जो तीसरा कौन सा है, तीसरा है अपना कि प्रति व्यक्ति आय। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय में आप क्या लिखो कि मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बना होगा, कुछ स्टूडेंट तो अनुमान लगा लिए होंगे। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता है। देखिए, मैं अभी आपको जो कुछ भी बताया आगे कि आपको शिक्षा से रिलेटेड मैं बताया, अब क्या है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब ये है, ये थोड़ा अपने धनों से रिलेटेड है। तो मानव विकास का ये तीसरा मापदंड है यूएनडीपी का, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो जिस देश में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, आपको ये लिखना है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर ही, अब जाहिर सी बात है कि जो अच्छा जीवन स्तर जितना ही अच्छा होगा वही विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, वो जायज़ सी बात है कि अच्छा नहीं होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता है। तो आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहला है लोगों का स्वास्थ्य, है ना, पहला है लोगों का स्वास्थ्य। तो लोगों का स्वास्थ्य में आपको ऐसे लिखना है कि जिस देश में मानव विकास का स्वास्थ्य अच्छा होगा वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा। अब दूसरा क्या है, शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर में क्या लिखना है कि यह दूसरा है, आप जानते ही हो कि जिस देश में साक्षरता जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। तीसरा में क्या है कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में क्या लिखना है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही अधिक प्रति व्यक्ति, यानी वह देश उतना ही अधिक विकसित और अच्छा माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बता दूं कि मोटिवेशन चैनल भी है अपना, एक प्लेलिस्ट के साइड में देखेंगे तो रत्नेश मोटिवेशन के नाम से है, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी वीडियो को उस पर भी नोटिफिकेशन मिले आपको। यदि आप क्लास 10th में हैं, अच्छा फोड़ना चाहते हैं, 90% फोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उसको देखिएगा। तो चलिए फिर हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, इससे पहले हमारा एक वीडियो और बना हुआ है सामाजिक विज्ञान पे 20 से 22 मिनट का, वो भी है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आपके लिए यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपसे यही हम छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपके साथ हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में, अपने स्कूलों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सोचते हो कि हम अपने फ्रेंड्स को बता देंगे तो मेरा नंबर कम होगा ना, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। वो आपको ये बातें नहीं पता चलेगी कि हम जिस रात को ये वीडियो बनाते हैं हम जानते हैं, बट आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, और आपका ये रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम चलते हैं। थैंक यू, वंदे मातरम।